नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए ईपीएफओ से संबंधित जो रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 वाला जो एग्जामिनेशन है उससे संबंधित जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है डेली की, उसमें एक ये करंट अफेयर का ईपीएफओ के लिए स्पेसिफिक करंट अफेयर का है। ठीक, मैं आप लोग से ये एक फिर से आग्रह करूंगा, आप जर्नलिस्टिक जो मंथली मैगजीन आती हैं उनको मत पढ़ो, वो ईपीएफओ के एग्जाम के हिसाब से नहीं बनी है। ईपीएफओ की डिमांड अलग है, हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज वाली जो करंट अफेयर पढ़ के आपको लग रहा है कि ईपीएफओ जो कि एक सोशल सिक्योरिटी की तरफ जो है टिल्टेड एग्जाम है, तो उसका भी करंट अफेयर आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिफिक वाला करंट अफेयर भी करना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे अपने ओनली करंट अफेयर चैनल पे करा रहे हैं। ठीक, तो इसकी प्लेलिस्ट जो है आप लोग कर लेना, फॉलो कर लेना, जो है स्पेसिफिक ईपीएफओ का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। देखिए, उसी जो है दिशा में यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट यानी कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम में के नियमों में कुछ चेंज किया गया था 2020 में, ठीक, 3 जनवरी को पिछले साल। और इसमें क्या है कि जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वर्कर्स को, ठीक, किसके लिए, मान लीजिए उनकी कार्य करते समय जो है कर्मचारी जो है जब एम्प्लॉयड जहाँ पे भी उसको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है वहाँ पे कुछ काम कर रहा था, तो उसकी जो है कोई दुर्घटनावश जो है उसकी डेथ हो जाती है, पार्शियल या जो है आंशिक या फिर पूरा जो है परमानेंट रूप से उसको जो है डिसेबल हो जाता है वो, ठीक, दिव्यांग हो जाता है, तो उसको जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा। कौन देगा? नियोक्ता देगा। तो उसी संबंधित यहाँ पे चीजें हैं। अब इसके फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि फैक्चुअल वहां पे पूछ सकता है। ठीक, तो ये वाली चीज है। पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वेजेस पहले जिसपे की जोड़ा जाता था कि आपको कंपनसेशन यानी कि नियोक्ता को यानी कि एम्प्लॉयर को कितना कंपनसेशन देना है, तो उसका जो है किस पे कैलकुलेट किया जाता है? वेजेस पे। और वेजेस जो है पहले 8,000 रुपए होता था, अब उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया। ये बहुत ही मेजर चेंज है जो कि पूछा जा सकता है। ठीक, एक एक फैक्ट यहां पे क्लियर होगा। अब देखिए, सेंट्रल ने ये अपने अमाउंट ऑफ वेजेस को चेंज कर दिया है यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 का है। ठीक है, 1923 का ये एक्ट है, इसका जो एक अधिसूचना निकाली S.O.71 सब क्लॉज ई के अंतर्गत 3 जनवरी को, तब ये चेंजेस किया गया है। और ये नोटिफिकेशन जो है किसके अकॉर्डिंग था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय जो है उसके द्वारा। अब देखिए, जो 2010 तक एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 को हम किस नाम से जानते थे? मान लो कभी कंफ्यूज करने के लिए पुराना नाम दे दे तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, यहां पे ये चीज होती है कि कर्मचारी को मुआवजा दिया जाएगा अगर वो जो है मर जाता है या फिर जो है दुर्घटना में मर जाता है या आंशिक या पूर्ण अक्षमता का शिकार हो जाता है, तो उसको जो है नियोक्ता जो है मुआवजा देता है। ठीक, कंपनसेशन जो है एम्प्लॉयर द्वारा यानी नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। और एम्प्लॉय अगर कोई ऐसा है उसको कंपनसेशन, एक केस में 2 केसेस हैं जिसमें नहीं मिलेगा। पहला केस तो ये है, अगर मान लीजिए उस कर्मचारी को जो है ईएसआईसी, ठीक, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो है, अगर उसको जो है पहले से एंटाइटल्ड है वो, तो उसको जो है कंपनसेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी एम्प्लॉयर को, अदरवाइज देना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? ये चीज है, अगर ये दोनों में से एक में किसी एक में मिलेगा, ईएसआईसी में हो गए तो आपको इसके अंतर्गत मिलेगा कंपनसेशन, अदरवाइज एम्प्लॉयर आपको देगा कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत। ये बात क्लियर है एकदम? ठीक, अगला क्या है कि एम्प्लॉयर को देना है कंपनसेशन पर्सनल इंजरी के लिए। ठीक, व्यक्तिगत अगर चोट लग गई है तो उसको, और उसकी वजह से क्या है, उसकी जो है मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया करते हुए अपने रोजगार में, ठीक, इन कोर्स ऑफ हिज और हर जो है एम्प्लॉयमेंट। ठीक, यहाँ पे अगर इसको हिंदी वाले में देखें तो एक नियोक्ता अपने रोजगार के दौरान और उसके दौरान होने वाली,
ठीक। दुर्घटना के जो है दौरान जो है कर्मचारी को व्यक्तिगत चोट लगने के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक, ये वाली चीज है। पर्सनल इंजरी जो है एम्प्लॉय को हो सकती है, तो उसके लिए जो है आपको नियोक्ता को देना पड़ेगा कंपनसेशन, ये बात कही जा रही है। लेकिन ईएसआईसी में होगा तो नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा केस यहां पर आ गया। दूसरा केस की बात यह है कि नियोक्ता कब और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब कंपनसेशन नहीं देगा, वो वाली कंडीशंस हैं ये। देखिए, पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कोई इंजरी हुई लेकिन उसके 3 दिन तक, ठीक, मान लीजिए आज हुई इंजरी तो 1 2 3 डेज तक अगर मान लीजिए उसको कोई भी टोटल या फिर जो है पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं हुआ, ठीक, आंशिक या अक्षमता या फिर पूर्ण अक्षमता नहीं हुई 3 दिन तक, तो उसको नियोक्ता को जो है कंपनसेशन मुआवजा नहीं देना है। दूसरा यह है कि दारू पी के और जो है नशीली दवाओं का सेवन करके अगर मान लीजिए तो कोई दुर्घटना हो रही है तो भी नहीं देगा। और तीसरा है, मान लीजिए आपने जानबूझ के, जो कर्मचारी ने जानबूझ के विलफुल डिसओबीडियंस किया है, ठीक, जानबूझकर नियमों की अवज्ञा की है। सुरक्षा गार्ड, मतलब मान लीजिए कोई आप ऐसे केमिकल इंडस्ट्री में काम करते थे एंटरप्राइज पे, जहां पे जो है मास्क पहनना, ऑक्सीजन मास्क पहनना जरूरी था, आपने नहीं पहना, बेहोश हो गए, आपको जो हाथ कट गया है, फिर कुछ भी हो गया, तो अगर आप जानबूझ के अगर अवज्ञा कर रहे हो जो रूल्स हैं, तो वो भी नहीं देना। ये 3 केसेस हैं। और पहला केस क्या था कि जो है ईएसआईसी के अंतर्गत अगर है तो भी नहीं देगा एम्प्लॉयर। ठीक, ये वाली बात हो गई। अगला जो है कंपनसेशन को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, गणना कैसे की जाएगी, तो देखो जो धारा 4 है आपके इस अधिनियम एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत, जो धारा 4 है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कैसे आपको जो है कैलकुलेट करना है। ठीक, तो पहला केस तो ये है कि भैया अगर एक्सीडेंट होता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है, तो जो भी मंथली वेज है उसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे रेलेवेंट फैक्टर से। ठीक है, जो प्रासंगिक कारण है ये किसमें बताया गया है, प्रासंगिक कारण आपका देखिए यहां पे जो अधिनियम है हमारा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, इसकी जो अनुसूची शेड्यूल 4 है उसमें बताया गया है कि प्रासंगिक कारण क्या होगा गणना करने के लिए। तो यहां पे मान लीजिए डेथ हो जाती तो जो भी मंथली वेज है, अच्छा मंथली वेज कहां दे रखा है, मंथली वेज आपका धारा 5 में दे रखा है इसी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, जिसका अर्थ यह होता है कि 1 महीने की सेवा के लिए दे मजदूरी की राशि। तो यहां पे देखिए 2 टर्म्स है, तो अलग अलग टर्म्स को भी आपको समझना जरूरी है। ठीक, ये पीडीएफ हम अपने पेड ग्रुप में दे देंगे, चिंता मत करिएगा। देखिए यहां पर क्या है कि अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, कर्मचारी की कार्य करते हुए, तो उसको क्या है कि मंथली वेज जो है उसका 50% तक मिलेगा। मंथली वेज को हम जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे रेलेवेंट फैक्टर से, यानी कि प्रासंगिक कारण से, कारक से, और फिर या मतलब जितना भी बनेगा, अगर वो 1,20,000 से ज्यादा है तो हम 1,20,000 ही देंगे, अगर उससे कम है तो उसको देंगे। जो भी ज्यादा है मतलब ये दिया जाएगा। ठीक, मतलब ये हो गया आपका कि 1,20,000 तो मिलना ही मिल रहा है डेथ पर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो भी ज्यादा हो, मान लीजिए कैलकुलेट किया 80,000 निकला। ठीक, आपका मंथली वेजेस को आपने जो है जो मासिक मजदूरी थी उसको जो है प्रासंगिक कारण से मल्टीप्लाई किया, गुणा करके जो वैल्यू आई, मान लीजिए 80,000 रुपये आई, तब आपको 1,20,000 रुपये मिलेगा। मान लीजिए 1,30,000 वैल्यू आई तो 1,30,000 मिलेगा, विच एवर इज मोर लिखा हुआ है। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए परमानेंट यानी स्थायी रूप से अक्षमता हो जाती है, पूर्ण रूप से अक्षमता हो जाती है, तो क्या होगा, तब 60% जो है मंथली वेजेस का 60% तक लिया जाएगा इंजरी एम्प्लॉय की, और जो है इसको रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसमें मिनिमम कम से कम जो है 1,40,000 रुपए तो मिलेगा, क्योंकि यहां पे भी लिखा हुआ विच एवर इज मोर। तीसरी कंडीशन ये ज्यादातर में नहीं दे रखी है, जितने भी मैंने देखे अभी, कई बहुत मुश्किल से मैंने बहुत इसको जो है निकाला है मेन वाले उससे एक्ट से, तो जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसमें ये 2 ऊपर तो दे रखे, ये नहीं दे रखे। मान लीजिए यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाए। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए टोटल या फिर पार्शियल टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, तो यहां पे तो आपका जो है स्थायी रूप से था। ठीक, यहां पे स्थायी पूर्ण अक्षमता की बात करें, दोनों में अब डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। वहां पे आपसे मान लीजिए अगर उसने धीरे से ये वाला पूछ लिया, आपने ये वाला मार्क करके आ जाओगे, अगर ये वाला आपको इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं पता है तो कुल या आंशिक अस्थायी, ठीक, टेम्परेरी डिसेबलमेंट अगर हो गया है, तो उस केस में जो है आपको 25% इक्विवेलेंट, आपको मंथली वेजेस का 25% जो है देना पड़ेगा। हाफ मंथली पेमेंट दिया जाएगा ऑफ द सम इक्विवेलेंट टू 25%। ठीक, मासिक मजदूरी के 25% के बराबर राशि का आधा मासिक भुगतान किया जाएगा।
ठीक, इसके बाद जो है आप 15,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा, पहले आपको बता चुके हैं। प्रासंगिक कारक जो है आपका अनुसूची 4 में आता है, और जो है मंथली वेजेस की डेफिनेशन जो है सेक्शन 5 में बताई जाती है। इसी के साथ में हमारा ये वाला जो है वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, अगर आप लोग को हमारे साथ ईपीएफओ के कंप्लीट पेड ग्रुप में या फिर टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप में जुड़ना है तो 15 जुलाई से हमारा नया पेड ग्रुप चालू होने वाला है। आखिरी 45 दिन का है, क्रैश कोर्स है, ध्यान रखिएगा, क्रैश कोर्स है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।